यूएस टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम मीटिंग बुलाई है जिसमें 7 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए प्रत्याशी होंगे। इसकी घोषणा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने औपचारिक रूप से की। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है। वे तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता हैं और 1998 व 1999 में लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर 2025 को आयोजित होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ था। राधाकृष्णन के नामांकन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य एनडीए नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। सीपी राधाकृष्णन की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो उन्हें एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाती हैं, जैसे उनका दशकों का राजनीतिक अनुभव। राधाकृष्णन राजनीति, सामाजिक सेवा और संगठन संचालन में 4 दशक से अधिक समय से सक्रिय हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में की और जनसंघ से राजनीति में प्रवेश किया। 2 बार 1998 और 1999 कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रहे और कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। कपड़ा मामलों की स्थायी समिति के सदस्य वो थे। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन में मजबूत पकड़ और ग्रासरूट राजनीति का अनुभव, इसके लिए सीपी राधाकृष्णन जाने जाते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के राज्यपाल, तेलंगाना एवं पुडुचेरी के अतिरिक्त प्रभार पर भी कार्य किया। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल का दायित्व सीपी राधाकृष्णन निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन ने 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर रथ यात्रा निकाली, जिससे नदियों के लिंक, आतंकवाद उन्मूलन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, छुआछूत एवं नशे के खिलाफ अभियान चलाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ताइवान के पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। उन्होंने बीबीए तक पढ़ाई की। कॉलेज स्तर में टेबल टेनिस चैंपियन, लंबी दौड़ और क्रिकेट, वॉलीबॉल में रुचि रखी। पढ़ाई, खेल और सामाजिक सेवा में संतुलन उनकी जीवन की प्रेरणादायक जीवन यात्रा रही। सीपी राधाकृष्णन का चयन बीजेपी और एनडीए की रणनीतिक सोच का हिस्सा है। एक अनुभवी दक्षिण भारत के लोकप्रिय, संगठननिष्ठ और प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत नेता जो विविध सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। त्रिपुरा में हाईकोर्ट आज 10,000 से ज्यादा बर्खास्त शिक्षकों के मामले में सुनवाई कर रहा है। शिक्षकों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर लंबे अरसे से संघर्ष किया। कोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना। सरकार पर दबाव बढ़ा है। मामले पर विपक्षी प्रतिक्रिया भी आई। यह सुनवाई शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम मानी जा रही है। सरकार ने जीएसटी स्लैब में नया बड़ा बदलाव किया है। 12% वाले लगभग 99% उत्पाद अब 5% टैक्स श्रेणी में लाए गए हैं। इससे कपड़ा, घी, मक्खन, सीमेंट, ऑटोमोबाइल जैसे उत्पाद सस्ते होंगे। उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी। कारोबारियों की मांग पर यह बदलाव हुआ है। आज देश में कई हिस्सों से एयरटेल नेटवर्क डाउन होने की खबर आ रही है। आज सोमवार 18 अगस्त 2025 को दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 4 से 5 बजे तक के बीच देश भर में सिग्नल, कॉलिंग और इंटरनेट की शिकायतें अचानक बढ़ गईं। डाउन डिटेक्टर जैसे प्लेटफॉर्मों पर 3,500 से ज्यादा यूजर्स ने नेटवर्क इश्यूज की सूचना दी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी महानगरों सहित कई राज्यों में एयरटेल यूजर्स को कॉल करने और डेटा इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही थी। सिग्नल ड्रॉप, इंटरनेट कनेक्शन फेल, मैसेज गड़बड़ी और कॉल्स नहीं लगने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। एयरटेल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि उनकी टेक्निकल टीम नेटवर्क को जल्द दोबारा चालू करने के लिए काम कर रही है और यूजर्स से हुई असुविधा के लिए माफी मांगी है। यूजर्स ने शिकायत की कि ऑफिस वर्क, स्ट्रीमिंग और इंटरनेट डेली एक्टिविटीज पर खासा असर पड़ा है। कई यूजर्स ने भविष्य में दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करने की बात भी कह दी है, अगर बार बार ऐसा होता है तो। कुल मिलाकर एयरटेल का यह आउटेज देश भर में लाखों यूजर्स को प्रभावित कर रहा है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। सीमावर्ती तनाव और व्यापार पर चर्चा के प्रमुख मुद्दे हैं। वांग यी भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों में संवाद को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। संबंध सुधार और आर्थिक सहयोग पर फोकस है। सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। दौरे के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध व अमेरिका यूरोप के संबंधों पर चर्चा होगी। सैन्य सहायता, कूटनीति और आर्थिक रणनीति पर बात होगी। सहयोग को नया आयाम देने की कोशिश होगी और एशिया यूरोप की राजनीति पर भी इस मुलाकात का असर पड़ सकता है।
महाअवतार नरसिम्हा और रजनीकांत की कुली के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तुलना अगर करें तो एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने चौथे हफ्ते भी जबरदस्त पकड़ बनाए रखी है। महाअवतार नरसिम्हा ने केवल हिंदी वर्जन से लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। कुल भारत में फिल्म का कलेक्शन 210 करोड़ रुपए पार कर चुका है। चौथे रविवार को ही फिल्म ने 8 करोड़ रुपए की कमाई की, जो दर्शाता है कि स्क्रीन गिनती कम होने के बावजूद फिल्म की पकड़ कम नहीं हुई है। दूसरी तरफ रजनीकांत की कुली ने हिंदी में रिलीज के शुरुआती 4 दिनों में करीब 19.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि कुल मिलाकर 1400 से 1500 स्क्रीन पर फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है। पूरी फिल्म सभी भाषाओं में अगर देखें तो 5 दिन में लगभग 193 करोड़ रुपए भारत में कमा लिए हैं, लेकिन सिर्फ हिंदी में महाअवतार नरसिम्हा से पीछे रही है। इस प्रकार महाअवतार नरसिम्हा ने चौथे हफ्ते में भी कुली को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है और औसतन एक दिन में 5 करोड़ से ज्यादा की रोज कमाई जारी रखी है। यह ट्रेंड इस बात की पुष्टि करता है कि सीमित स्क्रीनों और पुराने रिलीज के बावजूद महाअवतार नरसिम्हा हिंदी दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय बनी हुई है। हिंदी वर्जन अकेले ही फिल्म के कुल भारत के कलेक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा है। 22 से 23 दिनों के भीतर हिंदी संस्करण ने 150 करोड़ रुपए पार कर लिए, जबकि अन्य भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में फिल्म के रेस्पॉन्स की तुलना में हिंदी बेल्ट सबसे मजबूत है। तेलुगु भाषा में इस फिल्म ने लगभग 36.4 करोड़ रुपए, कन्नड़ में 5.19 करोड़, तमिल में 2.24 करोड़ और मलयालम में 42 लाख रुपए की कमाई की है, लेकिन हिंदी के मुकाबले ये आंकड़े काफी कम हैं। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना हाल ही में न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में साथ दिखे, जिससे उनके रिश्ते की चर्चा फिर से तेज हो गई। दोनों ने इंटरव्यू में साफ कहा है कि वे अब सिंगल नहीं हैं और जीवन में एक खास शख्स के साथ हैं। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे का नाम लेकर रिश्ता सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। विजय ने इंटरव्यू में माना कि मैं अपने को स्टार को डेट कर चुका हूं, मैं 35 इयर्स का हूं और अब सिंगल नहीं हूं। वहीं रश्मिका ने भी कहा है कि वो किसी की पार्टनर है। दोनों की सोशल मीडिया एक्टिविटी और पब्लिक इवेंट्स में देखने से फैंस को लगता है कि इनका रिश्ता अब खुलकर सामने आ गया है। कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया। इन खबरों के बीच दोनों ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर की, एक दूसरे की काम की तारीफ की और परिवार के साथ भी वक्त बिताया, जिससे उनके रिश्ते की पुष्टि की अटकलें तेज हैं। विजय और रश्मिका ने खुलकर नाम लेकर रिश्ता नहीं स्वीकारा, लेकिन संकेतों और हालिया इंटरव्यू के अनुसार दोनों अब सिंगल नहीं हैं और उनके बीच करीबी रिश्ता है। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड के दौरान जब दोनों ने साथ में हाथ पकड़े और मुस्कुराते हुए तस्वीरें शेयर की, तस्वीरों में उनकी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री साफ नजर आई। दोनों अक्सर एक दूसरे के पोस्ट्स पर दिल या प्यारी इमोजी कमेंट करते हैं, जिससे उनके बीच ज्यादा लगाव महसूस होता है। रश्मिका ने विजय के नए प्रोजेक्ट पर फायर और प्राउड जैसी टिप्पणियां की, यह उनके सपोर्ट को दिखाता है। रश्मिका ने गीत गोविंदम के 7 साल पूरे होने पर कुछ BTS तस्वीरें शेयर की और लिखा कि विजय के साथ बिताए पलों पर विश्वास नहीं होता। इसे फैंस ने बॉयफ्रेंड का खुला इशारा माना। दोनों ने कुछ पोस्ट्स में फैमिली ट्रिप या डिनर की झलक भी दी है, जिससे लग रहा है कि वे एक दूसरे के परिवार के करीब आ चुके हैं। रश्मिका ने एक पोस्ट में लिखा, विथ पार्टनर लाइफ इज बेटर। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस इसे विजय के लिए मान रहे हैं। विजय ने भी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर अब सिंगल नहीं हूँ कहा है, ये भी इसी चीज की तरफ इशारा करता है। दोनों की सोशल मीडिया पोस्ट्स, तस्वीरों और वाक्यों में प्यार, सपोर्ट और साथ रहने की झलक है। वे खुलेआम नाम नहीं लिखते, लेकिन उनके पोस्ट्स में लगातार ऐसा संकेत मिलता है कि उनके बीच एक खास रिश्ता है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। आइए चलते हैं मूवी की समीक्षा और कहानी सारांश देखने। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म है द मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग, जिसे 17 मई 2025 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अब यह 19 अगस्त 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो और एप्पल TV प्लस जैसे OTT प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होगी। भारत में इसे 20 अगस्त से हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं में बुक माई शो पर रेंट के तौर पर भी देखा जाएगा और अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर बिना किराए के स्ट्रीम हो पाएगी। यह फिल्म पिछले पार्ट द डेड रेकनिंग के सीधे बाद की कहानी है। इसमें टॉम क्रूज एथन हंट के किरदार में है। कहानी में एथन हंट और इम्पॉसिबल मिशन फोर्स IMF की टीम एक अत्याधुनिक AI सिस्टम एंटिटी को रोकने के मिशन पर है। यह AI पूरी दुनिया में सभी न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा करके विनाश फैलाना चाहता है। एथन को इस मिशन में समुद्र की गहराइयों में जाकर एक नामुमकिन लगने वाला काम पूरा करना होता है, ताकि एंटिटी को रोका जा सके और दुनिया को बचाया जा सके। मूवी की कुछ शानदार बातें इस प्रकार हैं।
टॉम क्रूज का दमदार एक्शन और बेहतरीन स्टंट्स, हाईटेक थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर कहानी, कॉम्प्लेक्स लेकिन इंटेंस प्लॉट जो दर्शकों को पकड़े रखता है। फ्रेंचाइजी के पूरे इतिहास की सबसे बड़ी और महंगी प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड की भारी कमाई के साथ IMDb पे फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है, जो इसे एक अच्छा और मनोरंजक एक्शन थ्रिलर बनाती है। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया है और सिर्फ पहले दिन ही 16.5 करोड़ रुपए की कमाई इसने की थी। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। फिल्म में टॉम क्रूज अपने किरदार एथन हंट के साथ वापसी करते हैं। कहानी पिछले भाग से सीधे जुड़ी हुई है, जहां एथन के पास एक खुफिया चाबी होती है जिसकी तलाश उसे लंबे समय से थी। यह चाबी एक खतरनाक AI सिस्टम एंटिटी से जुड़ी हुई है जो दुनिया के कई परमाणु हथियारों पर कब्जा कर चुका है और पूरी दुनिया में तबाही से बचा सकती है। एथन हंट को अमेरिकी राष्ट्रपति का खास मिशन मिलता है कि वह इस एंटिटी को रोके। एथन इस मिशन में पनडुब्बी की गहराई में जाकर एंटिटी का सोर्स कोड खोजने का काम करता है। हालांकि उसे 3 बड़े खतरे भी झेलने होंगे। एंटिटी का कंट्रोल पूरी दुनिया में फैलाना, खलनायक गैब्रियल का हमला जो इस तकनीक को अपने कब्जे में करना चाहता है, और देश को भरोसा दिलाना। एथन अपनी कैपेबल टीम के साथ इस नामुमकिन लगने वाले काम को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। कहानी में हाईटेक थ्रिल, एक्शन और एडवेंचर के साथ साथ एक भावनात्मक पहलू भी है जो एथन की जिम्मेदारी और उसके फैसलों को दिखाता है। यह फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त मानी जा रही है और इसे शानदार एक्शन सीक्वेंस, टॉम क्रूज के पराक्रम और वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर की तरह दर्शाया गया है। कुल मिलाकर यह कहानी एक ऐसी जासूसी थ्रिलर है जो दुनिया को बचाने के लिए एक आखिरी नामुमकिन मिशन को दिखाती है, जिसमें टेक्नोलॉजी, खतरे और इंसानों के बीच जंग होती है। अगर आप एक्शन और थ्रिलर के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट लाती है। अब आसानी से अपने घर बैठे भी आप OTT प्लेटफॉर्म पर इसे देख सकते हैं।